पश्चिम बंगाल की धरती पर एक ऐसा महा ऑपरेशन शुरू हो चुका है जिसने सीधे तौर पर बांग्लादेश से भारत में हो रही अवैध घुसपैठ की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी है। दशकों से जिस खुली, ढीली और नदियों जंगलों से घिरी सीमा का फायदा उठाकर कुछ लोग चुपचाप बिना किसी रोक टोक के भारत में दाखिल हो रहे थे, आज उसी सीमा पर भारत सरकार और राज्य प्रशासन ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नाम का एक ऐसा अचूक और अभेद्य चक्रव्यूह रच दिया है जिससे बच निकलना अब बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। आप खुद सोचिए, सालों से जो लोग हमारे सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर यहां बस गए थे, रातों रात जिन्होंने अपने जाली ठिकाने बना लिए थे, उन्हें अब उनके ही बिलों से बाहर निकाला जा रहा है। मालदा जिले से इस राष्ट्रव्यापी सफाई अभियान का पहला बड़ा बिगुल बच चुका है और वहां पहला फुल प्रूफ होल्डिंग सेंटर पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। ये कोई आम जगह नहीं है, ये एक ऐसा सेंटर है जो अब उन तमाम लोगों का आखिरी पड़ाव बनेगा जो बिना किसी वैध कागजात के चोरी छिपे हमारे देश के संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। प्रशासन की इस अचानक और ताबड़तोड़ हुई बड़ी कार्रवाई ने पूरे सिस्टम में, खासकर उन सिंडिकेट्स में हड़कंप मचा दिया है जो बॉर्डर पार कराने का काला धंधा करते थे। लेकिन रातों रात ऐसा क्या हुआ कि 9 संदिग्ध लोगों को पकड़कर सीधे इस होल्डिंग सेंटर में डाल दिया गया? क्या सच में बंगाल से हर एक अवैध नागरिक को चुन चुन कर बाहर निकालने का कोई सीक्रेट मास्टर प्लान पूरी तरह से जमीन पर उतर चुका है? आखिर कैसे खुफिया एजेंसियों ने इस पूरे जाल को बुना? और सबसे बड़ा सवाल, इस बेहद सख्त डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति के लागू होने के बाद अब अगला नंबर किसका आने वाला है? इस पूरे गेम और इसके पीछे छिपी रणनीति को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और मालदा के उस चंदन पार्क इलाके के पूरे भूगोल को समझना होगा जहां इस वक्त सबसे बड़ी हलचल मची हुई है। पश्चिम बंगाल का मालदा जिला हमेशा से अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण घुसपैठ के लिए एक बेहद संवेदनशील और आसान पॉइंट रहा है। वहां के घने बागान, नदियां और खुली सीमाएं हमेशा से ऐसे लोगों के लिए एक सुरक्षित रास्ता रहे हैं जो बिना किसी परमिशन के भारत में घुसना चाहते हैं। दशकों से ये रूट एक ओपन सीक्रेट की तरह काम कर रहे थे। तस्करों और दलालों का एक पूरा नेक्सस यहां सक्रिय था जो चंद रुपयों के लालच में देश की सुरक्षा को दांव पर लगा रहा था। लेकिन अब वही मालदा जिला अवैध एंट्री को रोकने का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। जो जमीन कल तक घुसपैठियों के लिए एक सेफ हेवन थी, आज वो उनके लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बन गई है जहां से वापसी का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता सीधे उनके मूल देश की तरफ जाता है। रविवार का दिन था, आम लोगों के लिए छुट्टी और आराम का दिन, लेकिन प्रशासन और खुफिया एजेंसियों के लिए यह एक बहुत बड़े एक्शन, एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का दिन था। दलालों और सिंडिकेट्स को लगा कि संडे के दिन पुलिस भी रिलैक्स मोड में होगी और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मालदा के ही गाजोल स्थित पांडुआ क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की एक स्पेशल टास्क फोर्स ने एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि लोकल थानों तक को इसकी भनक अंतिम समय तक नहीं लगने दी गई। बिना किसी शोर शराबे के एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी और पक्की खुफिया जानकारी के साथ टीम ने वहां से कुल 9 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में ले लिया। इनमें 3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल थे। यह कोई रैंडम या रूटीन चेकिंग नहीं थी, बल्कि महीनों की ट्रैकिंग, फोन सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस का नतीजा था। पुलिस को पक्की भनक थी कि ये लोग बिना किसी वैध दस्तावेज के यहां रह रहे हैं और किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। जैसे ही इन 9 लोगों को चंदन पार्क के इस नए नवेले होल्डिंग सेंटर में लाया गया, पूरे राज्य में यह मैसेज आग की तरह फैल गया कि अब कोई भी अवैध नागरिक रडार से बच नहीं सकता। जो लोग कल तक बेखौफ घूम रहे थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कार्रवाई सिर्फ एक शुरुआत है, एक छोटा सा ट्रेलर है उस बहुत बड़े अभियान का जो आने वाले दिनों में भारत के हर उस कोने में चलेगा जहां जहां घुसपैठियों ने अपनी जड़ों जमा ली हैं। तो आखिर इस चंदन पार्क के होल्डिंग सेंटर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो इसे इतना खास, इतना सख्त और अचूक बनाता है? क्यों इस सेंटर का नाम सुनते ही जाली कागजात बनाने वाले गिरोहों में दहशत फैल गई है? चंदन पार्क का यह होल्डिंग सेंटर कोई आम इमारत या कोई पुराना गेस्ट हाउस नहीं है, बल्कि इसे एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। आप इसे बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को खतरनाक वायरस से बचाने के लिए एक बहुत ही कड़ा एंटीवायरस फायरवॉल लगा दिया गया हो। सुरक्षा के ऐसे तगड़े इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर न मार सके
और कोई भी अंदर से बाहर की दुनिया से संपर्क न कर सके। मोबाइल फोन, इंटरनेट या किसी भी तरह के कम्युनिकेशन डिवाइस को पूरी तरह से जैम कर दिया गया है। छप्पे छप्पे पर हाई डेफिनेशन और नाइट विजन वाले सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, जो 24 घंटे हर एक सेकंड की मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। इन कैमरों की फीड सीधे स्टेट हेडक्वार्टर तक जाती है, ताकि लोकल लेवल पर कोई भी गड़बड़ी न हो सके। इस पूरे सेंटर की सुरक्षा का जिम्मा 12 तेज तर्रार और स्पेशल ट्रेनिंग प्राप्त पुलिसकर्मियों की एक फोर्स को सौंपा गया है। ये वो पुलिसकर्मी हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल बेदाग है। उनके बैकअप के लिए सिविल डिफेंस का पूरा स्टाफ और सिविक वॉलंटियर्स की पूरी फौज वहां हर वक्त मुस्तैद तैनात है। हालांकि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह कोई जेल न लगे। भारत हमेशा से मानवाधिकारों का सम्मान करने वाला देश रहा है, इसलिए अंदर इन संदिग्धों के लिए भोजन, पीने का साफ पानी, मेडिकल चेकअप और सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध कराई गई हैं। लेकिन सख्ती इतनी है कि बाहर जाने का कोई रास्ता, कोई खिड़की खुली नहीं है। यह सेंटर खास तौर पर उन विदेशी नागरिकों के लिए बनाया गया है जो अवैध रूप से बॉर्डर पार करके आए हैं या जिनके पास भारत में रहने का कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इन 9 लोगों के साथ इस सेंटर के अंदर आगे क्या होने वाला है। और यह डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की थ्योरी, जिसके चर्चे आज हर जुबान पर हैं, वो असल में जमीन पर काम कैसे करती है। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही आक्रामक, सटीक और कैलकुलेटेड सरकारी रणनीति है। इसे हम एकदम आसान और बोलचाल की सड़क छाप भाषा में समझते हैं। इसका पहला चरण है डिटेक्ट, यानी पहचान करना। अब राज्य की पुलिस, खुफिया एजेंसियां और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव जाकर उन लोगों की डीप स्कैनिंग कर रही हैं जिनका रिकॉर्ड सिस्टम में कहीं मैच नहीं खा रहा है। ये वो लोग हैं जो अचानक से किसी इलाके में आकर बस गए और रातों रात उनके पास सारे कार्ड आ गए। इस डिटेक्ट फेज में अब सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि डेटा एनालिटिक्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। देखा जा रहा है कि किन इलाकों में अचानक से डेमोग्राफी बदली है, किन इलाकों में अचानक से नए वोटर कार्ड बने हैं। दूसरा सबसे खतरनाक चरण है डिलीट, यानी उनका नाम मिटाना। अगर जांच में कोई व्यक्ति अवैध साबित हो जाता है तो उसने फर्जी तरीके से जो भी राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और सरकारी सुविधा ले रखी है, उसे तुरंत एक क्लिक में सरकारी डेटाबेस से डिलीट कर दिया जाएगा। उन्हें भारतीय नागरिकों के हक का कोई भी फायदा अब 1 सेकंड के लिए भी नहीं मिलेगा। उनका पूरा वजूद कागजों से इस तरह मिटा दिया जाएगा कि वो भविष्य में कभी किसी सरकारी योजना का लाभ न ले सकें। और अंतिम चरण है डिपोर्ट, यानी उन्हें वापस उनके देश भेजना। जैसे ही सब कुछ साबित हो जाएगा और कागजी कार्रवाई पूरी होगी, उन्हें सीधा बॉर्डर पार उनके मूल देश की अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को इतनी तेज रफ्तार और बिना किसी लाल फीता शाही के अंजाम दिया जा रहा है कि किसी को भी फर्जी कागजात बनवाने, नेताओं से सिफारिश लगवाने या कानूनी दांव पेंच में उलझाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या यह सब इतनी आसानी से हो जाएगा, या इस डिपोर्टेशन के पीछे कोई बहुत बड़ा कानूनी हथियार काम कर रहा है जिसने प्रशासन के हाथ खोल दिए हैं? इस पूरे महा ऑपरेशन को जो चीज सबसे ज्यादा धारदार और बेखौफ बनाती है, वो है राज्य के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग का वह सख्त और सीधा निर्देश, जिसने पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। इस निर्देश में साफ साफ और बिना लाग लपेट के कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में ऐसे होल्डिंग सेंटर बनाए जाएं। मतलब सिर्फ मालदा ही नहीं, बल्कि हर जिले में एक ऐसा तगड़ा फिल्टर लगाया जा रहा है जो अवैध लोगों को आम जनता की भीड़ से छांट कर अलग कर देगा। पकड़े गए विदेशी नागरिक और ऐसे लोग जो अपने देश वापस भेजे जाने यानी निर्वासन का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी को इन सेंटर्स में रखा जाएगा। यह कोई छोटी मोटी रूटीन चेकिंग या पुलिस की सामान्य गश्त नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को मजबूत करने का एक बहुत ही ओजस्वी और राष्ट्रवादी कदम है। जिस घुसपैठ की समस्या को लेकर सालों से सिर्फ टीवी स्टूडियो में डिबेट होती थी, अखबारों में आर्टिकल छपते थे या चुनाव के वक्त वादे होते थे, आज वो डिबेट हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है और एक्शन फुल स्पीड में शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस मुद्दे को प्रशासनिक स्तर पर इतनी सख्ती से लागू कर दिया है कि सिस्टम में मौजूद हर एक खामी, हर एक सुराख को
अब हमेशा के लिए सील किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल दो टूक और आक्रामक शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें सीधा घुसपैठिया माना जाएगा। राज्य पुलिस ऐसे हर शख्स को गिरफ्तार करेगी और बिना किसी देरी के बीएसएफ के हवाले कर देगी। लेकिन जब पुलिस किसी को पकड़ेगी तो क्या वो सालों तक सरकार के खर्चे पर इन्हीं सेंटर में बैठे रहेंगे? क्या फिर से तारीख पे तारीख का खेल चलेगा? बिल्कुल नहीं। सरकार ने इसके लिए भी एक बहुत ही स्मार्ट और अचूक टाइमर सेट कर दिया है। प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक इस होल्डिंग सेंटर में किसी भी संदिग्ध को अनंत काल तक नहीं रखा जाएगा। इसके लिए अधिकतम 30 दिनों की एक बेहद सख्त और टाइट टाइमलाइन तय की गई है। इन 30 दिनों के अंदर ही एक बहुत बड़ा और तेज इन्वेस्टिगेशन का खेल चलता है। संदिग्धों की पूरी पहचान की जाती है, उनके पास मिले कागजातों की फॉरेंसिक लेवल पर बारीकी से जांच होती है, उनके फोन रिकॉर्ड्स खंगाले जाते हैं, उनके कॉल लॉग से यह पता लगाया जाता है कि उन्हें बॉर्डर पार कराने वाला दलाल कौन था, और यह तय किया जाता है कि वो किस देश के रहने वाले हैं और किस रास्ते से भारत में घुसे। जैसे ही उनकी नागरिकता साबित हो जाती है, असली काम शुरू होता है भारत की शान, हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का। बीएसएफ के जवान बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के साथ सीधे और तुरंत संपर्क करते हैं। दोनों देशों की फोर्सेस के बीच हाई लेवल पर कागजी कार्रवाई पूरी होती है और फिर पूरी सुरक्षा के बीच इन अवैध नागरिकों को वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। यह पूरा प्रोसेस इतनी तेजी से होता है जैसे किसी बड़ी मशीनरी का कोई पुर्जा एकदम सटीक तरीके से काम कर रहा हो। इसमें किसी को अपील करने, वकील खड़ा करने या मामले को लटकाने का समय ही नहीं दिया जाता। लेकिन पुलिस को इतनी पावर अचानक कहां से मिल गई कि वो बिना किसी वारंट के सीधे घरों में घुसकर एक्शन ले रही है? इसके पीछे छिपा है 2025 का एक ऐसा नया और ताकतवर कानून जिसने पूरे इमिग्रेशन सिस्टम को जड़ से बदल कर रख दिया है और घुसपैठियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। हाल ही में लागू हुए नए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 ने हमारी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दे दिया है जिसकी उन्हें सालों से जरूरत थी। इस कानून को आप एकदम आसान भाषा में ऐसे समझिए कि पहले किसी संदिग्ध को पकड़ने के लिए पुलिस को कोर्ट कचहरी, वारंट और लंबी चौड़ी परमिशन के लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। इस देरी का फायदा उठाकर अवैध नागरिक अक्सर रातों रात अपना ठिकाना बदल लेते थे या किसी दूसरे राज्य में भाग निकलते थे। लेकिन अब इस नए एक्ट के तहत पुलिस को बिना किसी वारंट के ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी का पूरा और खुला अधिकार मिल गया है। अगर किसी पुलिस अधिकारी को किसी पर पुख्ता शक है और उस व्यक्ति के पास उस वक्त वैध दस्तावेज नहीं है, तो उसे उसी वक्त बिना किसी बहस के कस्टडी में ले लिया जाएगा। इतना ही नहीं, यह खेल सिर्फ कागजों और गवाही तक सीमित नहीं है। अब इसमें हाईटेक तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। पकड़े गए हर व्यक्ति का तुरंत बायोमेट्रिक डेटा यानी फिंगरप्रिंट और आंखों का स्कैन लिया जाता है। इस डेटा को सीधे भारत सरकार के एक सेंट्रल और सुरक्षित डेटाबेस में अपलोड किया जाता है। इससे होता यह है कि अगर वो व्यक्ति डिपोर्ट होने के बाद किसी दलाल को पैसा खिलाकर दोबारा किसी और बॉर्डर से घुसने की कोशिश करेगा, तो उसका बायोमेट्रिक डेटा तुरंत रेड अलर्ट दे देगा और वो वहीं बॉर्डर पर ही दबोच लिया जाएगा। यह एक ऐसा डिजिटल जाल है जिसे काटना या चकमा देना किसी भी घुसपैठिए के बस की बात नहीं है। यह डिजिटल लॉक सिस्टम उन लोगों के लिए एक दुःस्वप्न बन गया है जो बॉर्डर को रिवॉल्विंग डोर समझते थे कि आज निकले और कल वापस आ गए। लेकिन इस कड़े और ताबड़तोड़ एक्शन के बीच उन लोगों का क्या होगा जो वाकई में परेशान होकर अपनी जान बचाकर भारत आए थे? क्या सरकार ने उन्हें भी इसी तराजू में तोला है? यहीं पर एंट्री होती है भारत के उस ऐतिहासिक, संवेदनशील और मानवीय फैसले की, जिसने पूरी दुनिया के सामने एक नजीर पेश की है और हमारे देश के बड़े दिल को दिखाया है। केंद्र सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अवैध घुसपैठियों जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आए हैं और उन धार्मिक रूप से प्रताड़ित शरणार्थियों के बीच एक बहुत बड़ी और साफ लकीर खींची जाएगी। एक अलग आदेश के जरिए सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए उन हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों को बहुत बड़ी राहत दी है, जिन्हें उनके देशों में उनके धर्म के कारण प्रताड़ित किया गया था, जिनकी बहन बेटियों को उठाया गया था और जिन्हें उनके ही घर से बेदखल कर दिया गया था। भारत ने हमेशा से अपने दरवाजे उन मजलूमों के लिए खुले रखे हैं, लेकिन इसके लिए भी सिस्टम ने एक बेहद सख्त शर्त
और कट ऑफ डेट रखी गई है ताकि कोई इसका गलत फायदा ना उठा सके। शर्त यह है कि इन समुदायों के लोग 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत आए हों। अगर वो इस डेट से पहले अपनी जान बचाकर भारत आ चुके हैं तो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। भारत माता उन्हें अपने सीने से लगाएगी, उन्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी और उन्हें सम्मान के साथ वैध नागरिकता दी जाएगी। इस फैसले ने यह साबित कर दिया है कि भारत का यह नया सिस्टम सिर्फ अंधाधुंध कार्रवाई नहीं कर रहा है, बल्कि वो न्याय और राष्ट्रहित दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। यह सीएए का वह मजबूत सुरक्षा कवच है जो सही और प्रताड़ित लोगों को बचाएगा। लेकिन जो लोग आर्थिक फायदे, किसी गलत इरादे या डेमोग्राफी बदलने की साजिश के तहत भारत में घुसे हैं, उनके लिए यह कानून किसी भयानक बुरे सपने से कम नहीं है। अब इस जबरदस्त एक्शन का राजनीतिक गलियारों में क्या असर हो रहा है, यह जानना भी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि बंगाल की राजनीति हमेशा से इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में घुसपैठ का मुद्दा हमेशा से एक उबलता हुआ ज्वालामुखी रहा है, जो चुनाव आते ही फटने लगता था। सालों से यह मुद्दा सिर्फ चुनावी रैलियों के मंचों, बड़े बड़े भाषणों, अखबारों के विज्ञापनों और मैनिफेस्टो के पन्नों तक सीमित था। लेकिन अब जब यह चंदन पार्क के होल्डिंग सेंटर के रूप में जमीन पर ठोस हकीकत बनकर उतर आया है, तो राजनीतिक बयानबाजी भी अपने चरम पर पहुंच गई है। उत्तर मालदा से भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार सांसद खगेन मुर्मू ने सरकार के इस कदम का जोरदार और खुले दिल से स्वागत किया है। उनका स्टैंड एकदम क्लियर, बेबाक और आक्रामक है। उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं और जो सीए के सुरक्षा दायरे में फिट नहीं बैठते, उनका भारत में कोई काम नहीं है। उन्हें तुरंत अपना बोरिया बिस्तर समेटना चाहिए और अपने देश वापस लौट जाना चाहिए। उनका यह बयान देश के उस बड़े वर्ग की दबी हुई आवाज है जो सालों से अपने ही इलाकों में हो रहे अवैध डेमोग्राफिक बदलाव, बढ़ती चोरी चकारी और संसाधनों पर पड़ रहे बोझ से परेशान था। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने भी इस गर्माते मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने कहा है कि अगर यह पूरी कार्रवाई सरकार की किसी ठोस खुफिया जानकारी और पक्के इनपुट के आधार पर हो रही है तो इसमें पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी है कि इस पूरी डिपोर्टेशन की आड़ में किसी भी असली और वैध भारतीय नागरिक को जरा सा भी परेशान नहीं किया जाना चाहिए। साफ है कि मामला इतना हाई प्रोफाइल और राष्ट्रवादी हो चुका है कि कोई भी राजनीतिक दल अब राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दे पर सीधे तौर पर विरोध करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। सबको पता है कि जनता का मूड अब बदल चुका है। कोई भी नेता अब घुसपैठियों के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि अब जनता सीधे सवाल पूछती है। आज का यह नया भारत है, 2026 का वो भारत जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा से किसी भी कीमत पर किसी भी दबाव में समझौता करने को तैयार नहीं है। दशकों से जिन समस्याओं को नासूर मानकर छोड़ दिया गया था, ये सोचकर कि इनका कुछ नहीं हो सकता, आज उन पर डायरेक्ट पिन पॉइंट सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है। ये वो भारत नहीं है जो सिर्फ डोजियर सौंपता था, ये वो भारत है जो घर में घुसकर सफाई करता है। मालदा का ये होल्डिंग सेंटर सिर्फ ईंट और पत्थर की एक इमारत नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा गूंजता हुआ मैसेज है। यह मैसेज है उन तमाम घुसपैठियों के लिए जो भारत को एक धर्मशाला समझ बैठे थे कि आओ, रहो और मजे करो। यह मैसेज है उन स्लीपर सेल्स और सिंडिकेट्स के लिए जो पैसों के लालच में अवैध तरीके से बॉर्डर पार करवाते थे और देश की सुरक्षा को दांव पर लगाते थे। अब वो ढुलमुल रवैये वाला दौर खत्म हो गया है। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की यह आक्रामक नीति अब एक ऐसे सुदर्शन चक्र में बदल चुकी है जो तब तक नहीं रुकेगा जब तक सिस्टम से आखिरी अवैध नागरिक की पहचान कर उसे बाहर का रास्ता नहीं दिखा दिया जाता। नया और ताकतवर इमिग्रेशन एक्ट, आंखों और उंगलियों की डिजिटल बायोमेट्रिक स्कैनिंग और 30 दिन का फास्ट ट्रैक डिपोर्टेशन प्रोसेस, ये सब मिलकर भारत की आंतरिक सुरक्षा को इतना मजबूत, इतना फौलादी बना रहे हैं जिसकी पहले किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। जो चीज कल तक सिर्फ एक विजन थी, एक कागजी प्लान था, आज वो ग्राउंड जीरो पर एक कड़कती हुई सच्चाई बन चुकी है। जरा सोचिए, जब इस योजना का पूरा इंपैक्ट सामने आएगा तो देश के खजाने से कितना बड़ा बोझ कम होगा। हमारे युवाओं को उनके हक की नौकरियां मिलेंगी और हमारी सड़कें सुरक्षित होंगी। दोस्तों, मालदा से उठी यह चिंगारी अब बहुत जल्द आग बनने वाली है
और पूरे राज्य फिर पूरे देश के कोने कोने में फैलने वाली है। आज चंदन पार्क में सिर्फ 9 लोग पकड़े गए हैं। कल जब यह अभियान रफ्तार पकड़ेगा तो यह आंकड़ा 900 और फिर 9000 भी हो सकता है। यह सिर्फ एक शुरुआत है, देश को अंदरूनी खतरों और दीमकों से सुरक्षित करने की एक महामुहिम। यह अभियान भारत के संसाधनों पर मंडरा रहे उस बोझ को हमेशा के लिए खत्म करेगा जो हमारे अपने नागरिकों, हमारे युवाओं का हक मार रहा था। प्रशासन पूरी तरह से फुल एक्शन मोड में एक्टिव है। पुलिस को कार्रवाई करने की खुली छूट मिल चुकी है और डिजिटल तकनीक ने इस काम को और भी ज्यादा घातक और तेज बना दिया है। कोई भी फर्जी कागज, कोई भी जुगाड़ अब इस डिजिटल बायोमेट्रिक रडार को चकमा नहीं दे पाएगा। दलाल और सिंडिकेट वाले अब बिलों में छिपने को मजबूर हैं। लेकिन इस पूरी थ्रिलर कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। मालदा में पहला होल्डिंग सेंटर बन गया, 9 लोग पकड़े गए और जांच चल रही है। मगर जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, जब पूरे पश्चिम बंगाल के हर एक जिले में और देश के हर संवेदनशील राज्य में ऐसे होल्डिंग सेंटर पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेंगे, तब कितनी बड़ी संख्या में ऐसे अवैध नागरिकों का पर्दाफाश होगा। जब इन पकड़े गए लोगों का पूरा नेटवर्क खंगाला जाएगा तो और कितने बड़े राज बाहर आएंगे। क्या इन घुसपैठियों को लोकल लेवल पर भी कोई सपोर्ट कर रहा था, कोई उन्हें पनाह दे रहा था? वो कौन सफेद पोश लोग थे जो इनकी आड़ में अपना वोट बैंक पक्का कर रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या मालदा के बाद अब आपके राज्य या आपके शहर में भी इस तरह के होल्डिंग सेंटर तुरंत बनने चाहिए? क्या भारत से अवैध घुसपैठ के इस कैंसर को पूरी तरह से खत्म करने का यही एकमात्र और सबसे अचूक रास्ता है? आपको क्या लगता है, इस डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति का अगला बड़ा शिकार कौन सा सिंडिकेट होने वाला है? अपने बेबाक विचार और जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय इस नए भारत की दिशा और दशा दोनों तय करती है।